नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी पर आज की बात स्ट्रेट टॉक। तो चुनावी प्रक्रिया में सुधार हो रहा है या फिर लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। बिहार के कई जिले जो हैं, ज्यादातर जो आबादी है वो बाढ़ की चुनौती का सामना कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि आपके पास 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का वक्त है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है या फिर आपको अपने अधिकार से संबंधित कुछ आपत्तियां हैं तो इस 1 महीने में आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालने नहीं दिया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा जनता के मताधिकार पर प्रहार। तो फिर कई सवाल उठते हैं और विवाद भी ऐसे ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार की धरती से कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव, उनके 2 वोटर आईडी कार्ड होने का दावा किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन सवाल तेजस्वी से पूछा जा रहा है और चुनाव आयोग से नहीं कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे, कैसे 2 वोटर आईडी कार्ड जो है तेजस्वी यादव के बना दिए गए। अगर इस स्तर पर बिहार में वोटर लिस्ट से धांधली हो रही है तो फिर क्या यही कारण है कि 64 लाख या फिर 65 लाख जैसे बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और उनको वक्त दिया गया है 1 महीने का कि अगर आपको वोट डालना है तो आप बताइए कि आप जिंदा हैं या फिर आप परमानेंटली जो है बिहार छोड़कर चले गए हैं या फिर किस कारण से आपको वोट डालने दिया जाए, आप ही को बताना होगा। कुछ सवाल हैं, कुछ फैक्ट हम लेकर आए हैं स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने, पहले रखते हैं, उसके बाद आज के पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग के जो सुधार हैं, लोकतंत्र पर प्रहार। विपक्ष काफी आक्रामक दिख रहा है इस वक्त क्योंकि संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और जिस तरीके से बाकी सभी मुद्दों को छोड़ते हुए एसआईआर पर विपक्ष आक्रामक है और चुनाव आयोग की पोल खोलने की बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, तो इससे ये साबित हो रहा है कि एसआईआर पर विपक्ष जो है सरकार को कम में या फिर समझौते में जो है के मूड में नहीं दिख रहा है। कुछ ये फैक्ट हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं जिसमें ये है कि गया से अकेले देखिए 2,45,000 और 663, पटना की बात की जाए तो 3,95,500, मधुबनी 3,52,545, समस्तीपुर 2,83,955, पूर्वी चंपारण 3,16,793, पूर्णिया 2,73,920, किशनगंज 1,45,668, अररिया 1,58,072, कटिहार 1,84,254। इन तमाम वोटर्स के नाम जो हैं काट दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर वोटर लिस्ट में घोटाला चलता आ रहा था और ये आम चुनाव तक घोटाला बिहार की धरती पर हुआ तो फिर एसएसआर के नाम पर चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने क्या किया। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मास एक्सक्लूजन होगा यानी कि बड़े पैमाने पर नाम काटे जाएंगे तो हम हस्तक्षेप करेंगे। तो क्या वाकई अब चुनाव आयोग की इस करतूत पर सुप्रीम कोर्ट ही हस्तक्षेप करेगा या फिर चुनाव आयोग को भी जवाबदेही देनी होगी। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव आयोग जनता के प्रति, मतदाताओं के प्रति किसी भी तरह की जवाबदेही भी देने की कोशिश कर रहा है। चिंताओं के बावजूद आप चले जाइए सोशल प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जिसमें एक जीवित व्यक्ति और एक 40 से अधिक उम्र का जो व्यक्ति है वो दावा कर रहा है कि मैं जिंदा हूं लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम काट दिया गया है। लेकिन हम स्ट्रेट टॉक में एक ऐसे सज्जन को भी लेकर आए, हमारे पैनलिस्ट हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। इसलिए हमने उनसे विनती की, बेशक वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में मतदाताओं के बीच उनकी चिंताओं को कम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने उनसे निवेदन किया कि आइए और अब बताइए कि आपका वोट लिस्ट में नाम कैसे नहीं है। तो हमारे साथ आइए स्वागत कर लेते हैं, प्रशांत कमल जुड़ चुके हैं, युवा हल्ला बोल से हैं और खुद बिहार में मतदान में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका नाम काट दिया गया है जबकि इन्होंने सारी प्रक्रिया जो है पूरी की थी। चुनाव आयोग के जितने भी एसआईआर के तहत आवेदन थे उन मानकों को, मापदंडों को पूरा करते हुए फिर भी प्रशांत कमल जी आपका नाम काट दिया गया। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सिद्धार्थ जी भी एसआईआर पर लंबे समय से नजर बनाए हुए हैं और कुछ घोटाला सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों में भी होने की बात विपक्ष के नेता कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सिद्धार्थ जी। और शुरुआत में प्रशांत जी आपसे करना चाहूंगी, जब ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होकर आई तो क्या आप अपेक्षा कर रहे थे कि आपने तो चुनाव
आयोग ने जो जो मांगा, आपने वो सारी प्रक्रिया पूरी की, आपने फॉर्म भी भरा, आपने दस्तावेज भी, मुझे लगता है, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास जानकारी का अभाव है आपसे संबंधित प्रक्रिया को लेकर या फिर फॉर्म को लेकर, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि पहले क्या आपको अपेक्षा थी कि आपका नाम काट दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल अपेक्षा तो क्यों ही रहेगी। इस पे नाम तो लंबे समय से हमारे पास कार्ड था, वोट है, तो अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। जी बात, लेकिन मैं इसको कोई बहुत तेजी और अपने बारे में नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो 65 लाख से ज्यादा 66 लाख के लगभग जो नाम काटे गए हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई कई कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, वो हैं, इसलिए हम जो है इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं। जी तो इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने कुछ प्रक्रिया बनाया, और प्रक्रिया बनाने के बाद इन्होंने कहा था कि भाई जो भी नाम काटे जाएंगे, तो एक एडवर्टीजमेंट निकाला, आपने देखा होगा, उसमें जी 10 चीजें इन्होंने बताई थी, जी जिसमें 10वें नंबर पर एक बात लिखी हुई थी कि बिना स्पष्ट आदेश का किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं काटा जाएगा। जी यानी बिना स्पीकिंग ऑर्डर का किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं काटा जाएगा। हम्म मैंने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी, और आपने देखा होगा कि उसमें मैंने अपना वोटर कार्ड भी सार्वजनिक किया है। तो अगर मेरे पास वोटर कार्ड है, यानी मेरा नाम था लिस्ट में, जी मैंने वोट दिया है, तो अगर उसको बीच में कभी हटाया गया या इस बार ड्राफ्ट में नहीं है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अब जाकर के लाइन में लगूं, मैं ढूंढूं? आज तक जो चलता आ रहा था और जी आज जो पहली बार चुनाव आयोग ने किया, उसमें एक मूल अंतर है। आज तक जो भी चुनाव आयोग ने रिवीजन किया, जो भी जो है डिलीशन और अपडेट करने का काम किया, उसमें यह काम सरकार का था। जी सरकार की जिम्मेदारी थी कि एक एक नागरिक के पास पहुंचे और उससे उसका फॉर्म ले, सब कुछ करे, और उसका वोटर अधिकार सुरक्षित हो, ये सुनिश्चित करे। जी मेरे पास तो किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया, तो मेरा नाम कैसे हटा? मैं जिंदा हूं, इसका सबूत अगर वो मांगेंगे तो मैं दूंगा। और हमारे ही विधानसभा में ऐसे भी लोग हैं जिसके यहाँ हमारे बेगूसराय के ही सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, जी वो जिनके श्राद्ध में गए, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो इस बात का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि आपने ये कैसा गहन पुनरीक्षण किया है कि मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन जिसके श्राद्ध में मंत्री गए हैं, अखबार में छपा है, दुनिया जानती है कि वो मृत हैं, उसका नाम वोटर लिस्ट में है। तो इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए ना। जी इसका जवाब और दूसरा कौन देगा? नंबर 1 चीज। जी दूसरी बात, क्योंकि मैं शायद बहुत लंबे समय तक अब इसमें नहीं रह पाऊं, क्योंकि मैं बीच रास्ते में कहीं रोक करके आपसे बात कर रहा हूं। जी जी जिन 65 लोगों का नाम काटा गया, उसमें से करीब 22,34,000, थोड़ा इधर हो सकता है, डेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 22 लाख के आसपास इन्होंने कहा कि वो मृत पाए गए। कुछ लोगों को इन्होंने कहा कि वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोगों को कहा कि उनका नाम डुप्लीकेट है। तो क्या कोई भी इंसान ये सवाल नहीं कर सकता है कि भाई विधानसभा वार, श्रेणीवार आप लिस्ट बताइए, नामों की सूची दीजिए कि फलाना फलाना व्यक्ति का नाम कटा है, और इस व्यक्ति का नाम इसलिए कटा क्योंकि ये मृत थे, इस व्यक्ति का नाम इसलिए कटा क्योंकि ये परमानेंटली शिफ्टेड थे, जी इस व्यक्ति का नाम इसलिए कटा क्योंकि ये डुप्लीकेट था। आज मेरा नाम कटा है, तो क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है कि मेरा नाम क्यों कटा है? जी तो ये जानकारी चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रही? जबकि अभी से 15 दिन पहले, उदाहरण के लिए, एक आंशिक सूची जब इन्होंने चुनाव आयोग ने दिया था, तो उसमें बकायदा उन्होंने लिस्ट जारी की थी और उसमें ये सूचना दी थी उन्होंने कि ऐसा ऐसा फॉर्मेट होगा। जब ये पूरी लिस्ट तैयार है, तो इनके पास तो ये सूचना होगी जी कि भाई 65 लाख का किस आधार पर नाम काटा गया है। तो ये सूचना विधानसभा वार देने में इनको क्या हर्ज है? अगर ये नहीं दे रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि इनकी नीयत में खोट है। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि आप बताइए, मैं अभी जिस इलाके में हूं, उस इलाके में कटाव हो रहा है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है और लोगों के जान माल वो जो है नदी के चपेट में खत्म हो जा रहा है, वो अपना जान बचा करके भाग रहे हैं। बांध पे मवेशियों के साथ कहीं पन्नी लगा करके, जो पॉलिथीन और ये होता है, उसको लगा करके वो जिंदगी काट रहे हैं।
और इसी महीने में उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि आप पहले जाकर के लिस्ट चेक करिए, लिस्ट में नाम नहीं है तो अपना कागजात लीजिए और जाकर के लाइन जी में लग जाइए। ये जी। किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का तमाशा बनाया जा रहा है। हम्म बहुत ही प्रक्रिया में सुधार नहीं है, ये बिल्कुल लोकतंत्र पे प्रहार ही है। हम्म। बिल्कुल प्रशांत जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। अगर इस बीच आप को आवश्यकता है कि कार्यक्रम में आप बरकरार नहीं रह सकते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जा सकते हैं, क्योंकि आप जो धरातल पर काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं उनके मताधिकार के प्रति, और ना सिर्फ जागरूक कर रहे हैं बल्कि स्थानीय स्तर पर उनकी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उस काम को सैल्यूट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रशांत जी आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं लगातार। एसआईआर क्या भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा हथियार बनाने की कोशिश हो रही है इसे, और चुनाव आयोग की पूरी कार्यशैली बार बार सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को सीधे सीधे ललकार रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये देश के खिलाफ ट्रिजन है, देशद्रोह है। फिर से स्वागत करते हैं, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं। और बिहार में एसआईआर, बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या 75 वर्ष होने के बाद भी भारत में लोकतंत्र के इस तरह के गंभीर सवालों पर जवाबदेही तय हो पा रही है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इस वक्त बिहार में ही हैं। सिद्धार्थ जी, इससे पहले जो पैनलिस्ट कार्यक्रम में थे, समय की मजबूरी थी उनके पास, क्योंकि वो धरातल पर लगातार एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, लेकिन उनका नाम तक कट गया है, जबकि वो तो एक जागरूक मतदाता हैं। और उनका कहना है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में तो बहुत सारे लोग ऐसे मजबूरी का सामना कर रहे हैं कि जिस 1 महीने की बात चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर जिंदा हो तो बताना होगा और तभी आपको वोट डालने देंगे। तो ये तो बड़ी ही हैरत की बात है। और साथ साथ चुनाव आयोग जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर आईडी की बात कर रहा है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बताइए विपक्ष इस तरह के कृत्य में संलिप्त है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम एसआईआर को लेकर क्या दर्शाता है? चुनाव आयोग और बीजेपी एनडीए के जो चेहरे हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर पर विपक्ष गलत है, और जो दलीलें दी जा रही हैं, इन दलीलों पर आपकी पहले टिप्पणी लेना चाहती हूँ। जी, आप ये जो पूरा केचुआ की ये जो बिहार में बेसिर पैर की चाल है, ये सबसे पहले तो असंवैधानिक है और दूसरी असंभव है। वो असंवैधानिक इसीलिए है क्योंकि कोई भी काम करने के लिए भारत में एक विधान होता है, अच्छा काम भी गलत आदमी नहीं कर सकता। कोई ड्राइवर कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर ड्राइवरी नहीं कर सकता। तो चुनाव आयोग को एसआईआर नाम की प्रक्रिया करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का कहीं पर भी इस तरह का कोई संविधान में, कहीं पर किसी नियम कायदे के अंदर इस तरह का प्रावधान नहीं है। और मेरे ख्याल से क्योंकि कोई चीज संवैधानिक होती है, कोई भी काम करना होता है, तो उसके पीछे आपके पास उसके पास आपके पास दस्तावेज रहना होता है, किसी न किसी नियम में वो रहना होता है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से जो बिहार में कर रहे हैं चुनाव आयोग, ये उसके पास संवैधानिक करने का किसी भी तरह के किसी नियम में इसका उल्लेख नहीं है, इसीलिए ये असंवैधानिक है। दूसरा, वो ये असंभव इसीलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हर बूथ का एक बीएलओ जो होता है वो केवल 1 महीने में 84 घंटे के लिए वो चुनाव आयोग के लिए काम करता है, बाकी समय वो काम करता है, अपना काम करता है। तो 84 घंटे में एक बीएलओ एक बूथ में 1200 लोगों के घर में जाएगा, हर आदमी को वो देखेगा, उससे बात करेगा, उसका फोटो लेगा, उसके 11 दस्तावेज जांच करने के बाद उसको 2 फॉर्म भरेगा, एक फॉर्म अपने पास रखेगा, दूसरा फॉर्म वापस देगा। 84 घंटे में मैथमेटिक्स कर लीजिए, कैलकुलेटर सबके फोन में रहता है। 84 घंटे में 1200 आदमी करने का मतलब है एक वोटर पर उसको 3-3.5 मिनट लग रहा है। तो ये वोटर रिवीजन कर रहा है या मैगी बना रहा है? तो मैगी बनाने के स्पीड से हो रहा है, क्योंकि आप इतना बड़ा काम 4 मिनट के अंदर, 3.5 मिनट के अंदर एक
आदमी से मिलना, उसको पहचानना, उसका फोटो लेना, उसके 11 फॉर्म देखना, उस 11 कागज उसका चेक करना, उसके बाद उसको कागज पे भरना, उसके बाद उसका हस्ताक्षर लेना, खुद हस्ताक्षर करना, एक कॉपी उसको देना, एक कॉपी खुद लेना, फिर अगले घर पे जाना। ये इसीलिए ये असंभव है। ये असंभव है इसीलिए आपको इसका नतीजा दिख रहा है कि आपके कार्यक्रम में एक प्रशांत जी आए, वो एक व्यक्ति हैं, उनका एक वोट है, वो भी गायब हो गया। और आप ही के कार्यक्रम में दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव नाम के वो भी एक व्यक्ति हैं, उनका कह रहे हैं कि 2 वोट हो गया। मतलब एक व्यक्ति एक है, एक वोट था वो गायब हो गया, एक व्यक्ति है उसका, इसका मतलब 2 वोट हो गया। मुझे आश्चर्य ये होता है कि चुनाव आयोग अगर इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहा है, ये कह रहा है कि हम गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, और ये भी कह रहा है कि इस गहन पुनरीक्षण में 65 लाख वोटों को गलत पाया गया इसीलिए काट दिया, तो उसमें तेजस्वी यादव का दूसरा वोट कैसे उनको गलत नहीं मिला? वो तो कट जाना चाहिए था। जब आप काट रहे हैं 65 लाख, उसमें तेजस्वी यादव का जो डुप्लीकेट वोट था वो आपने क्यों नहीं काटा? तो इसका मतलब ही है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, जिस तरह बिहार की आज हालत है, बिहार में सबको पता है बारिश के मौसम में जिस तरह की बाढ़ होती है, जिस तरह से जमीन का कटाव होता है, लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जानमाल को बचाने के लिए उनकी पूरी ताकत लग रही होती है। वैसे समय में कैसे बीएलओ घर घर गया होगा? गंगा जी जहां बहती हैं, गंगा के किनारे में तो एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको छोटी छोटी नाव की जरूरत पड़ती है। 1200 घरों में वो बीएलओ 84 घंटे में कैसे गया होगा? तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा केचुआ की ये जो बेसिर पैर की चाल है, ये एक फर्जीवाड़ा है। और इसका प्रमाण आपके कार्यक्रम में दिख गया कि प्रशांत जी नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनके पास पुराना वोटर आईडी कार्ड है, वो इससे पहले बिहार में चुनाव में वोट दे चुके हैं, लेकिन उनका वोट कट गया है। दूसरे एक तेजस्वी यादव नाम के व्यक्ति हैं, जिनका नाम 65 लाख लोगों में से एक नाम कट जाना चाहिए था, वो चुनाव आयोग को काट देना चाहिए था। वो कह रहा है कि हम नहीं काटे, इसका मतलब चुनाव आयोग जो व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति का वोट खा रहा है और एक व्यक्ति को 2 वोट देने का अधिकार दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा काम, जैसे मैंने कहा, ये पूरी तरह से असंभव प्रक्रिया थी। लेकिन ये असंभव प्रक्रिया शुरू क्यों की गई? ये सबसे आश्चर्यजनक मजेदार बात यह है कि मान लीजिए कोई एक क्रिकेट मैच हो रहा है, 2020 का मैच है, 100 रन सामने किसी टीम ने बनाया, तो 20 ओवर में 100 रन कोई भी टीम आराम से बना लेती है। लेकिन कोई कहे कि मैं ये 100 रन 1 ओवर के अंदर बना लूंगा, तब तो वो नहीं हो सकता। 1 ओवर में 100 रन कभी नहीं बनते हैं। तो ये जो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 30 दिन के अंदर बिहार के 7 करोड़ मतदाताओं का 11 कागज जांच लेंगे, उनका फोटो ले लेंगे, और उसके बाद उनको एक कागज सौंप देंगे हस्ताक्षर करके, एक कागज अपने पास रख लेंगे। आप बोलिए ये संभव हो सकता है क्या? 30 दिन में 7 करोड़ लोगों का 11 कागज का जो जांच है वो संभव है? ये तो मैगी भी इतनी तेजी से नहीं बनती। मैगी में भी तो कहता है जो 2 मिनट है ना, वो तो पानी गर्म होने के बाद 2 मिनट लगता है, पानी गर्म करने का 2 मिनट 5 मिनट पहले अलग समय लग जाता है। तो ये मैगी बनाने की तरह की बात हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो एक टिप्पणी की है बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि जो चुनाव जो होता है वो लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया होती है, लोगों को सामूहिक बहिष्कार करने की प्रक्रिया नहीं होती। और यहाँ पर चुनाव आयोग खुद बोल रहा है कि उसने 65 लाख लोगों को चुनाव वोट न देने लायक बना दिया। मतलब सामूहिक बहिष्कार तो चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ये दिलचस्प रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी अगली सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये पूरा का पूरा जो अभियान है, ये अभियान लोगों को शामिल करने का अभियान होना चाहिए, लोगों को बहिष्कार करने का अभियान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि 65 लाख लोगों का बहिष्कार होते हुए दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेगा आने वाले समय में देखना दिलचस्प है। बिल्कुल, हम 5 अगस्त को ये बात कर रहे हैं और 12-13 की सुनवाई है। खैर तब तक बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, हम दर्शकों तक एक एक जानकारी अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि भारत के लोकतंत्र पर ये सवाल बताया जा रहा है, संविधान पर यह प्रहार बताया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है पूरी कार्यशैली अगर चुनाव आयोग की देखी जाए कि तेजस्वी यादव जैसे अगर वोटर की पहचान में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जनवरी में ही SSR होता है और अब 20-22 वर्षों के बाद बिहार में जो गहन पुनरीक्षण की बात हो रही है उसमें भी तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर आईडी कार्ड मिल जाते हैं, तो फिर आपके SIR का औचित्य ही कहां ठहरता है? आपकी पूरी की पूरी कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। और अपने कार्यक्रम के जरिए इस वक्त मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि सिद्धार्थ शर्मा भी इस वक्त बिहार की धरती पर ही मौजूद हैं।
उनसे समझेंगे कि ये जो एसआईआर चल रहा है उसमें स्थानीय लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। बिहार में एसआईआर, और सिर्फ बिहार ही नहीं, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में होगी, पूरे भारत में होगी। और एक जानकारी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में ये लिख कर दी है कि तमिलनाडु में भी जो है 6.5 लाख वोटर्स जोड़ दिए गए हैं। तो ये आखिर किस आधार पर हुआ है, चिंता जताई गई है। हालांकि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, टीडीपी जैसे दल, उन्होंने भी चुनाव आयोग से कहा है कि हम इतने कम समय में इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस पर चिंता व्यक्त की गई है। हालांकि बिहार में जो हो रहा है उसे टीडीपी और जेडीयू का शायद कोई लेना देना नहीं है। एनडीए के ये 2 मुख्य घटक दलों का। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि इस वक्त वो बिहार में ही है। सिद्धार्थ जी, ये जो हम 65 लाख वोटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये माना जाए, अगर जो विपक्ष का आरोप है और सत्ता में शामिल घटक दलों और बीजेपी की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी यही दर्शाती हैं कि शायद ये जो 65 लाख लोग थे जो गलती से या फिर किसी की शरारत की वजह से वोटर लिस्ट में जुड़े हुए, ये तो सभी के सभी विपक्षी दलों से ही जुड़े हुए थे, उन्हीं के समर्थक थे, उन्हीं के वोटर्स थे। और इसीलिए अगर ये चले जाएंगे तो सत्ता में शामिल दलों के लिए, बीजेपी के लिए इससे जुड़ी कोई चिंता ही नहीं है। तो क्या ये जो नंबर है ये बिहार के चुनाव में एक बड़ा खेला कर सकती है? ये पूरा का पूरा कैसा? और क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैं इस कार्यक्रम में दर्शकों को ये समझाने की या फिर जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि जो लोकल रिएक्शंस है, जो लोकल्स के रिएक्शंस है, आम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसे हैं? क्योंकि कई इस पूरे मुद्दे पर रिसर्च के दौरान मुझे कुछ वीडियोस, कुछ कंसर्न्स लोगों के दिखे हैं। कोई खुद कहता हुआ, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ये जो गुलाबी सी शर्ट पहने हुए सज्जन है, ये कहते हैं कि मेरा भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है जबकि मैं जीवित हूँ। तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। पहले तो मैं एक लोकल रिएक्शन समझना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी, क्योंकि आप बिहार की धरती पर हैं। जी हाँ, जैसे मेरी माताजी हैं, मेरी माताजी 84 साल की हैं। उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, पिछले वोटर लिस्ट में उनका नाम भी था जी। लेकिन इस बार जो अभी नया ड्राफ्ट रोल निकला है, बिहार में इस तरह का ड्राफ्ट रोल निकला है, उसमें उनका नाम नहीं है, जबकि मेरा नाम है, उनका नाम नहीं है। तो अब नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं कि इसको आप अगले 1 महीने तक जो चुनाव के अधिकारी हैं उनके ऑफिस में जाइए और भरिए, मुझे बताइए, बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में एक घर से दूसरे घर में जाने में नाव की जरूरत पड़ रही है। अब 84 साल की कोई महिला है, उनको कौन ले जाएगा चुनाव अधिकारी के ऑफिस में और ये कार्ड बनवाने के लिए? तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट होते जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये एक असंभव है। और आपने एक चीज पूछी कि क्या इसका नतीजों पर कोई असर पड़ेगा। नतीजा बाद में आएगा, नतीजे से पहले वोटिंग होने वाली है जी। मान लीजिए कि अभी जो ये प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रह गई और इस प्रक्रिया को हर जगह सही ठहरा दिया गया। मान लेते हैं एक घड़ी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो होगा ये कि जिस दिन चुनाव होगा उसके अनुसार, चुनाव आयोग के अनुसार 65 लाख लोगों का नाम कट गया होगा। ये 65 लाख वो लोग हैं जिनके हाथ में वोटर आईडी कार्ड भी है और पिछले चुनाव में उन्होंने लोकसभा में वोट भी दिया था जी। बिहार में 91,000 बूथ हैं, ठीक है, 91,000 बूथ हैं। इसका मतलब चुनाव के दिन हर बूथ के बाहर 75 लोग खड़े रहेंगे अपना अपना वोटर आईडी कार्ड लेके कि मुझे अंदर जाना है वोट करने के लिए, मैंने पिछले बार भी वोट दिया था, तुम कैसे मुझे जाने नहीं दोगे। और चुनाव अधिकारी बाहर अंदर 7 लोग बैठे रहेंगे, जिसमें कि 4-5 चुनाव अधिकारी होंगे और 2 पुलिस वाले होंगे डंडे लेके। वो कहेंगे आपका नाम यहाँ लिस्ट में नहीं है इसलिए आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो मुझे बताइए, 7 चुनाव अधिकारी, 7 लोग बाहर, 75 लोगों की भीड़ जिनके पास लिस्ट है, वो अंदर आना चाहेंगे? क्या वो एक लॉ एंड ऑर्डर इशू पूरे बिहार में, हर बूथ पर, हर गांव में, हर घर पर? मैं सब सोचिए, एक दिन के लिए जिस दिन चुनाव होगा 65 लाख लोग गुस्से में सड़क पर आ जाएंगे, तो उस दिन किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा? क्या भारत के पास, क्या बिहार के पास इतनी मिलिट्री, इतनी पुलिस है कि 65 लाख लोग जो अपना कार्ड लेके खड़े हैं पोलिंग बूथ के बाहर, उनको भारत की मिलिट्री या भारत की पुलिस रोक लेगी क्या? तो नतीजे तो बाद में आएंगे, लेकिन चुनाव के दिन जो इतना बड़ा एक, क्या कहते हैं, बवंडर मच जाएगा कि पूरी दुनिया में एक प्रचार हो जाएगा कि भारत में चुनाव होते हैं और भारत में वोटर वोट ही नहीं कर सकता और चुनाव हो जाते हैं।
क्योंकि एक ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को लोकतंत्री कहता है, वो कहता है हमारे यहाँ भी चुनाव होते हैं, वो भी तो बिना मतलब किम जोंग इल ये चुनाव जीत के ही आते हैं, शेख हसीना भी चुनाव जीत के आई थी। तो ये जो अगर किसी को गलतफहमी है कि चुनाव हो जाता है इसीलिए लोकतंत्र है, चुनाव हो जाता है इसीलिए लोकतंत्र नहीं है, चुनाव लोकतंत्र इसीलिए है क्योंकि वहां पर एक पारदर्शिता दिखती है। देखिए, चुनाव आयोग एक तरह का अंपायर होता है। अंपायर केवल दो टीमों के बीच में नहीं होता, पूरे स्टेडियम में जो लोग रहते हैं और जो टीवी पे देख रहे होते हैं ना, उसको भी खुश रखना अंपायर का काम होता है। अंपायर एक एक डिसीजन लेता है, उसमें अगर कोई गलती है तो उसको टीवी पर रिप्ले भी दिखता है, टीवी पर स्लो मोशन भी दिखता है। तो अंपायर कहे कि मैं तो केवल दो टीम के लिए खेल रहा हूँ, दो टीम खुश है तो बाहर वाले को क्या लेना देना, नहीं। अंपायर का एक गलत निर्णय जो स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हैं उनको भी वो गलत लग सकता है, जो करोड़ों दर्शक टीवी पर देख रहे हैं उनको भी गलत लग सकता है। इसीलिए एक अंपायर के पीछे क्रिकेट जैसे खेल में आपने एक थर्ड अंपायर रख दिया है, आपने एक टीवी रिप्ले रख दिया है, उसके पीछे एक मैच रेफरी रखा है। इसका मतलब ये है कि अंपायरिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें न्याय होना भी चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। यहाँ पर केचुआ जिस तरह से अपनी चाल बेसिर पैर की बिहार में चल रहा है, वो अगर न्याय कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर अगर इस तरह की भावना आ गई है कि न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है, तब तो बहुत बड़ी समस्या है। उनको क्रिकेट से सीखना चाहिए, क्योंकि भाजपा के ही जो सबसे प्रिय पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, वो क्रिकेट के आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो वो क्या अंपायरिंग ऐसा ही करवाते हैं क्या कि किसी को खड़ा करवा दो, अंपायर को अपील करे, कोई बॉलर अपील करे तो उसको मैच बैन लगा दो? बॉलर का काम है अपील करना। तो ये नहीं कर सकता ना अंपायर, ये नहीं कर सकता कि मैं जो डिसीजन दूं, आप जो डिसीजन देंगे उसको लोग टीवी पर भी देखेगा, उसको क्या कहते हैं, रिप्ले भी, स्लो मोशन में रिप्ले भी देखा जाएगा। तो चुनाव आयोग को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो इस तरह की असंवैधानिक और असंभव जो क्रियाकलाप में ये लगा हुआ है, इसको अगर ये जारी रखा तो नतीजे तो बाद में आएंगे। चुनाव के दिन एक बहुत बड़ा भारत में लॉ एंड ऑर्डर का संकट खड़ा हो जाएगा। 65 लाख लोग अपने अपने बूथ के सामने खड़े हो जाएंगे, एक एक बूथ के बाहर 75 लोग, और उनको संभालना किसी पुलिस और किसी मिलिट्री के बस की बात नहीं रहे। सिद्धार्थ जी, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और इस वक्त बिहार में सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर ही जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो ऐसे में क्या सत्ता पक्ष को इसकी आशंका है और किस तरह की तैयारियां? हालांकि भारत में लोकतंत्र का ये हाल है कि अब राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर भी जो है नाराजगी विपक्ष दर्शा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी जो है असर सत्ता पक्ष या फिर जो सदन के उपसभापति उन पर नहीं नजर आता है। लेकिन सवाल बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के हैं, तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट इन तमाम सवालों पर संज्ञान लेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जितने याचिका करता है उनको ये कहा है कि आप 10 से 15 ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए, और जिस तरीके से हमने अपने कार्यक्रम में बताया, अपने दर्शकों के सामने रखा है कि प्रशांत कमल आए, वो कहते हैं कि अब मुझे अपना काम छोड़कर ये बताना होगा कि मेरा नाम क्यों काटा है, मुझे आपत्ति करनी होगी, और उसके बाद भी चुनाव आयोग इस बात को स्वीकारेगा कि नहीं। और जिस तरह से सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि उनकी 84 वर्ष की जो माता श्री हैं, जो इस विकट परिस्थितियों में जहाँ पर बाढ़ आई हुई है, कैसे जाकर चुनाव आयोग की आशंका को दूर कर पाएंगे? एक ब्रेक लेती हूँ मैं, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, जिसमें हम सीधा सीधा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो चुनावी सुधार के नाम पर क्या कोई घोटाले की कोशिश कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उनके पास 100% पक्के सबूत है चुनाव आयोग की कारस्तानियों को लेकर। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है, चुनाव आयोग से सीधा सीधा जो है लोहा ले रहा है, क्या आपको लगता है कि विपक्षी दल मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? हालांकि जो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, मीडिया संस्थान है, वो तो यही चला रहे हैं कि सरकार में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम सरकार के जो बड़े चेहरे हैं, मंत्री सीतारमण, सब एक साथ निकलकर वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो यही अपने आप में कुछ बड़ा होने की जो है जो इसके संकेत हैं। लेकिन विपक्ष को मैं समझना चाहती हूँ। तेजस्वी यादव पहले ही बोल बैठे हैं कि चुनाव के बहिष्कार का विकल्प होगा तो इस पर भी विचार किया जाएगा। तेजस्वी यादव पर एफआईआर भी हो गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अब खुलासा करने वाला हूं कि चुनाव आयोग ने क्या कारस्तानियां की हैं। विपक्ष आक्रामक हो गया है। अब सीधा सीधा चुनाव आयोग, सत्ता नहीं, चुनाव आयोग से ही लोहा लेती हुई रणनीति, इस पर आगे बढ़ा विपक्ष।
देखिए, आज पटना में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग ऑफिस में जाके कुछ सवाल किए हैं। वो सवाल क्या है मैं बता देता हूँ। एक तो किसी के मन में ये गलतफहमी न रहे कि किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार सरकार देती है या चुनाव आयोग देता है। न सरकार आपको वोट देने का अधिकार देती है, न चुनाव आयोग देता है, भारत का संविधान देता है। भारत के संविधान के अनुसार आप 18 साल के हो गए तो आप वोट दे सकते हैं जी। अब अगर किसी कहीं पर आपका वोट काटना है, होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति आज कहीं रह रहा है, कल उसकी नौकरी कहीं दूसरी जगह लग गई, वो किसी दूसरे जगह बसने चला गया, तो अगर किसी जगह पर उसको अपना वोट कटवाना है तो वो व्यक्ति खुद अपने हाथ से सिग्नेचर करता है और फॉर्म 8 भरता है। और वो फॉर्म 8 भर के अपने विधानसभा क्षेत्र के या तो बीएलओ को, या तो एईआरओ को, या तो ईआरओ को देता है। ये 3 ऑफिसर होते हैं चुनाव आयोग के, इन तीनों के हाथ में देता है जी। इसके अलावा चुनाव आयोग अपनी इच्छा से किसी वोटर का नाम नहीं काट सकता। न चुनाव आयोग काट सकता है, न कोई दूसरा काट सकता है। अब सवाल ये उठता है, और यही सवाल आज जो विपक्ष है ये बिहार में जो निर्वाचन सदन है पटना में, वहां पर पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग खुद बोल रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम कटा, इसका मतलब चुनाव आयोग के पास 65 लाख लोगों का हस्ताक्षर वाला फॉर्म 8 होगा, जिसमें लोगों ने खुद लिख के दिया है कि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मेरा नाम काटिए। तो जो 22 लाख लोग मृत हैं वो कैसे बता सकते हैं? अगर मृत हैं तो फिर चुनाव आयोग के पास उनकी डेथ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि किसी को मृत कैसे घोषित होता है? मेरे कहने से तो कोई मरता नहीं है ना। मैंने तो किसी को कह दिया कि मर जाओ, उसे मर गया, वैसे तो नहीं माना जा सकता। इस देश में जब कोई मरता है तो भारत सरकार की ओर से ही क्या कहते हैं, मृत्यु सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो चुनाव आयोग अगर कहता है कि कोई आदमी मर गया इसीलिए उसका नाम कट गया, तो उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। या तो चुनाव आयोग कहे कि ये आदमी का वोट डुप्लीकेट है, तो उसको दिखाना चाहिए कि ये आदमी का वोट फलाने जगह पर है इसलिए यहाँ पर कट गया। अगर चुनाव आयोग कहे कि ये आदमी अब वहां रहता नहीं है, तो उस आदमी का हस्ताक्षर फॉर्म 8 दिखाना पड़ेगा। वो लिख के देगा कि मैं यहाँ से घर बदल रहा हूँ इसलिए मेरा नाम काट दीजिए। तो आज विपक्ष के लोग चुनाव आयोग से पटना में यही सवाल पूछने गए हैं कि 65 लाख नंबर जो आपने बता दिया, तो 65 लाख कागज दिखा दीजिए ना। आपको तो 65 लाख नंबर है तो 65 लाख कागज दिखाना पड़ेगा। तो 65 लाख कागज आज चुनाव आयोग दिखा दे तो आगे की बात हो सकती है। मुझे नहीं लगता है। देखिए, सबको पता है, देखिए नेहा जी, सबको पता है कि 2024 का जो भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा को इस देश के 140 में से 115 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। तो भाजपा को पता लग गया कि अब वो लोकप्रिय नहीं रही। तो कोई लोकप्रिय नहीं रहता है तो क्या करता है? सबसे पहले उसने कोशिश की हरियाणा और महाराष्ट्र में कि किसी तरह अपने वोट बढ़ा दे। लेकिन आप जब अलोकप्रिय हो जाते हैं तो आप कितना भी अपना वोट बढ़ाओ वो बस नहीं होता है। आपको अपना विपक्षी का वोट घटाना भी पड़ता है। आप कितना भी रन बनाओ, आपको सामने वाले का विकेट भी तो गिराना है। आपका रन बनाना जरूरी नहीं है, सामने वाले का विकेट लेना जरूरी है। तो इसका इन्होंने सबसे पहला रिहर्सल किया था इस साल की शुरुआत में जो दिल्ली चुनाव हुए थे। दिल्ली चुनाव में हमें पता है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 मतदाता कट गए थे, 40,000 लोगों का वोट ही कट गया था। अब उसको बड़े स्तर पे, क्योंकि वो एक सफल इनका आयोजन हो गया था, वो पूरा का पूरा सफल काम हो गया, उसके कारण उनकी दिल्ली में सरकार भी बन गई। तो एक पूरा का पूरा एक वर्केबल मॉडल था कि चुनाव से पहले नाम काटो, चुनाव होने दो, चुनाव के बाद जो नतीजे निकलेंगे वो किस तरह के नतीजे निकलेंगे। तो उनके पास एक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ना टेम्पलेट, एक फॉर्मूला 44 उनके हाथ में आ गया। अब उस फॉर्मूला 44 को बड़े रूप में बिहार में कोशिश कर रहे हैं उसको लाने का, और यही टेम्पलेट वहां पर यूज हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि 65 लाख लोग कट गए, तो 65 लाख लोग कट गए तो 65 लाख लोगों का कागज आपके पास है क्या? आप कागज नहीं दिखाएंगे तो आपकी मर्जी से तो नहीं काट सकते, क्योंकि किसी भी चीज को करने की एक व्यवस्था होती है। चाय अगर बनानी है तो उसके पीछे एक व्यवस्था होती है। आपको गैस चाहिए, पानी गर्म करेंगे, चीनी चाहिए, चाय पत्ती डालेंगे, ऐसे ही तो हवा में तो चाय नहीं बन जाती ना। तो अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम कट गया है, तो उसके पास 65 लाख अलग अलग कागज होने चाहिए दिखाने के लिए कि ये 65 लाख लोग कटे हैं।
बिल्कुल, तो ये विपक्षी दलों ने जो है एक अच्छी चाल चली कि वो उनके पास जो लिस्ट सौंपी गई थी उन एक एक लोगों को ढूंढना मुश्किल हो रहा था, तो वो चुनाव आयोग के दफ्तर चले गए कि आप ही बता दीजिए, क्योंकि आपने तो जो लिस्ट दी है उसमें ये नहीं पता है कि फलाना जो शख्स है वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसकी जो है वो मृत की वजह से उसका नाम काटा गया है या फिर वो स्थानांतरित हो गया इस वजह से उसका नाम काटा गया है या फिर किसी अन्य कारण से उसका जो है नाम काटा गया है। लेकिन मैं विपक्ष की रणनीति पर समझना चाहती हूँ। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की वजह विपक्ष इसको समझ नहीं सका, क्योंकि उसके बाद तो विपक्ष में बिखरा हुआ हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है खुलकर कह रही है कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, जबकि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व अब मुझे लगता है खुलकर राहुल गांधी अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। 7 अगस्त को जो बैठक है उसका सीधे सीधे संचालन ही राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष की एकजुटता और विपक्ष की रणनीति में, चलिए एकजुटता का सवाल मैं छोड़ देती हूँ, विपक्ष की रणनीति को मैं अपने दर्शकों तक जरूर इससे संबंधित जानकारी पहुंचाना चाहती हूँ। आप इसे कैसे देखते हैं? सीधा सीधा चुनाव आयोग से लोहा लेता हुआ राहुल गांधी के लीडरशिप में विपक्षी दल लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये सरकार के लिए भारी पड़ने जा रहा है? देखिए, सरकार के लिए तब भारी पड़ेगा, देखिए इसमें भारी पड़ने, देखिए सरकार के पास एक बहुत अच्छा बहाना है कि ये सब काम हम नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अंपायर से पूछो ना। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से दिल्ली का चुनाव हुआ था उसमें ये दिख तो गया था, प्रमाणित तो हो गया था कि वोटर का नाम काटा जा रहा है, लेकिन वो काटा किस तरह से जा रहा है ये प्रमाणित दिल्ली में अगर नहीं हुआ तो कम से कम आने वाले समय में, अभी बिहार में या तो विपक्ष की बहुत जगहों पे सरकार है, तमिलनाडु में भी सरकार है, कर्नाटक में भी सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी है जी। मैं सीधी बात है कि किसी भी वोटर का नाम अगर कहीं पर भी चुनाव के मतलब वोटर लिस्ट से कटता है तो वो 3 ही ऑफिसर काट सकते हैं, या तो बीएलओ काटेगा, या तो एईआरओ काटेगा, या तो ईआरओ काटेगा। ये तीनों ही ये तीनों जो ऑफिसर होते हैं ये चुनाव आयोग के पूर्णकालिक कार्यकर्ता नहीं होते, पूर्णकालिक वेतनभोगी नहीं होते। वो चुनाव आयोग के लिए केवल महीने में 24-84 घंटा काम करते हैं और वो फुल टाइम राज्य सरकार की इकाई के किसी न किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, या तो वो आंगनवाड़ी में टीचर होते हैं या तो किसी सरकारी बैंक में क्लर्क होते हैं। तो अगर विपक्ष अंपायर को बाहर निकाल दे, जिसे मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों के हाथ से नाम काटे जाते हैं, क्योंकि नाम तो कटता है यही 3 लोगों के अधिकृत हस्ताक्षर से, बीएलओ होगा, एईआरओ होगा या ईआरओ होगा, तो ये अंपायर हो गए। अगर विपक्ष किसी अंपायर को खड़ा करवा दे और अंपायर कह दे कि देखिए मेरे ऊपर दबाव था इसीलिए मैं इस तरह का नतीजा दे रहा था, नॉट आउट को आउट इसीलिए दे रहा था क्योंकि मेरे ऊपर दबाव था, मेरे ऊपर आईसीसी का दबाव था, इस तरह का जजमेंट, तो तब ये मामला अच्छे से खुल पाएगा। नहीं तो क्या होगा, बीजेपी बार बार ये कहेगी कि देखो विपक्ष जहां जीतता है वहां पर तो चुनाव आयोग के बारे में कुछ नहीं बोलता है, वहां पर तो चुनाव ठीक है बोलता है, जहां हारता है वहां बोलता है, इसका मतलब क्या कहते हैं अंगूर खट्टे। पर जनता क्या इतनी बेवकूफ है कि बीजेपी जैसे पार्टी के बारे में इस तरह की बातें निकल कर आती हैं कि हम जीतते हैं तो चुनाव आयोग के कार्यशैली पर सवाल उठते हैं और हारते हैं तो फिर जो है चुनाव आयोग की भूमिका सही हो जाती है। तो मुझे लगता है भारत की जो जनता है वो काफ़ी समझदार है और बिहार में हालांकि जो वंचितों की स्थिति है वो मतदाता लिस्ट में अपना नाम जुड़वा पाएंगे, ये संदेह ज़रूर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी। अगर आखिरी लाइन कुछ जोड़ना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए तो कृपया जोड़ सकते हैं, क्योंकि एसआईआर तक जो तमाम जानकारी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाई जाए। हालांकि एक बड़ा खुलासा होने वाला है विपक्ष की तरफ से, वो हम अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि लेकर आए। सिद्धार्थ जी, एक आखिरी टिप्पणी। देखिए, गणित में एक छोटा सा नियम होता है, 10 में से 8 निकालना हो अगर तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। नीचे का 2 निकाल दीजिए, ऊपर का 8 बचा लीजिए, या तो दूसरा तरीका होता है कि ऊपर का 2 रख लीजिए, नीचे का 8 काट दीजिए। तो हमें पता है कि भाजपा जो है, जिस पिछले साल जब इसने कहा था इस बार 400 पार का नारा दिया था, तो वो 400 पार इसीलिए दिया था क्योंकि उसको आरक्षण हटाना था, लेकिन वो बैकफायर कर गया। वो 240 के बैसाखी पर आ गए। उनको पता लग गया कि इस देश में जब तक सामाजिक न्याय के ऊपर वो खड़े नहीं रहेंगे, सामाजिक न्याय के बिना आरक्षण हटा के वो नहीं जीत सकते। तब उन्होंने तय किया कि ठीक है, उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि हम आरक्षण ले आएंगे। लेकिन आरक्षण लाने में करना इनको ये चाहिए था कि पिछड़ी जातियों की गिनती करनी चाहिए थी।
बिहार में ये जो केचुआ की चाल चल रहे हैं ना, ये पिछड़ों की गिनती के बदले अगड़ों का ये सर्वे कर रहे हैं। आप समझ गए, नीचे से नहीं निकाल रहे, ऊपर से निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनको बैकफायर लेकिन करेगा, क्योंकि इस देश में गरीब से गरीब जनता भी जो है ना, जो कुछ नहीं है जिसके पास, उसको भी कम से कम अंदर से एक चीज का उसके अंदर बुलंदी है, एक चीज का उसको विश्वास है कि कम से कम इस देश में मैं वोट दे सकता हूं। उसको भी अगर भाजपा केचुआ के कंधे पर चढ़ के उसको अगर छीनने की कोशिश करेगी तो ये मेरे ख्याल से उल्टा जाने वाला है भाजपा की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़े, आपका आभार। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूं कि आप इस पूरे कार्यशैली या विवाद को लेकर क्या राय रखते हैं, विचार अपने हम तक ज़रूर साझा करें। लिखें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।